अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे पर आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप को कल उनके इंतखाबी मुहिम के दौरान गोली लगी और कान को छूते हुए गोली गुजरी। इंतखाबी रैली के दरमियान जब वो ख़िताब कर रहे थे तो एक शूटर ने सामने वाली बिल्डिंग से गोली चलाई और 7-8 फायर किए, और जिसमें जो है वो डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बचे। और उसके बाद मामला यहाँ नहीं रुका और उस हमले की वजह से एक शख्स जो है वो वहाँ पर जाँ बहक भी हुआ, जबकि दूसरा जो है वो ज़ख्मी भी हुआ। ये मनाज़िर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो कि हमला किया गया और हुकाम ने एक शख्स को गिरफ़्तार भी किया है और दूसरे को मौका पर मार दिया गया है, जिसका नाम थॉमस मैथ्यू क्रोक्स है। 20 साल इसकी उम्र बताई जाती है और कहा यह जा रहा है कि ये इसी पार्टी का वोटर था और ट्रंप से बहुत नाला था। और इससे पहले इसकी एक वीडियो भी मंजर आम पर आई जिसमें ये कह रहा था कि ट्रंप एक बिल्कुल भी मौजूद आदमी नहीं है इलेक्शन के लिए। सदारती उम्मीदवार की हैसियत से ट्रंप को इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो मामला कुछ ऐसे हैं कि अब इसके बाद जो है वो जो बाइडन ने अपनी सदारती जो मुहिम थी उसको भी रोक दिया और तमाम दुनिया की जानिब से इस पर मज़म्मत की गई। अब सिलसिला ये पहला नहीं है अमेरिका में सदारती उम्मीदवारों पर या सदूर पर गोली लगने का। इससे पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं। मेरे पास कुछ अदाद-ओ-शुमार हैं, उसके मुताबिक इससे पहले 1865 में अब्राहम लिंकन के ऊपर जो है वो फायरिंग हुआ और वो जो है वो जाँ बहक हुए। और उसके बाद 1881 में जेम्स गारफील्ड के ऊपर भी ऐसा ही एक हमला हुआ जिसमें वो जामबर ना हो सके। उसके बाद 1901 में विलियम मैककिनली के ऊपर एक हमला किया गया, वो भी जो है वो जाँ बहक हो गए। इसके बाद 1963 में जॉन एफ कैनेडी के ऊपर भी एक कातिलाना हमला किया गया और उनको कत्ल कर दिया गया। अब अमेरिका में ऐसा क्यों होता है और इस तरह की सियासत इतनी देर से इसकी जो है वो तारीख चलती आ रही है? एक उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि असलहा अमेरिका सुपर पावर है और असलहे की ख़रीदारी बहुत आम होती है। वहाँ के जनरल स्टोर्स पर भी आपको गन की गोलियाँ मिल जाएंगी, आप गन लगा कर घूम सकते हैं और लाइसेंस का है एक चक्कर, लेकिन फिर भी इतनी आसानी के साथ आपको सब चीज़ें मैसर हो जाती हैं। फिर हमने देखा कि आए दिन जो है वो ऐसे वाक़यात आते हैं अमेरिका के अंदर के शहरियों पर गोलियां चलाई जाती हैं। एक वाक़या बराक ओबामा के दौर पे भी हुआ जब वाइट हाउस पर गोलियों के ब्रेस्ट चलाए गए एक शख्स की जानिब से। ये मामला जो हैं वो इन पर बात करने के लिए हमने आज मधु किया अपने प्रोग्राम पे स्काइप पर हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, सीनियर तज़कियाकार। इनको जो है वो वेलकम करेंगे आज के प्रोग्राम में। उसके बाद वकास अब्रेज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, ये भी सीनियर तज़कियाकार, इनको भी प्रोग्राम में आज वेलकम करेंगे। तो ब्रिगेडियर साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगा। अब ब्रिगेडियर साहब, अब ये सिलसिला नया नहीं है, इससे पहले 4 सदूर और भी हैं जो कि जो है वो कातिलाना हमले में मारे जा चुके हैं। इसके अलावा कुछ सदारती उम्मीदवारों पर भी कातिलाना हमला किया गया इससे पहले भी। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसी सियासत क्यों है अमेरिका में? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये हर माशरे के अपनी डायनामिक्स हैं और अमेरिकन सिस्टम में, अमेरिकन सोसाइटी में ये मसले मसाइल तो हैं कि जिसमें वायलेंस है, उनके गन कंट्रोल लॉज के ऊपर हमेशा डिबेट होता रहता है कि कैसे गन कंट्रोल लॉज को और सख्त किया जाए। वेपन अवेलेबल है वहाँ पे, और फिर मुख्तलिफ जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आते हैं और उनका क्या कैंडिडेट्स जो होते हैं, उनके क्या एजेंडा है इलेक्शन के बारे में और उनकी सोच क्या है। और आपको पता है कि अमेरिका में जो जिसको कहते हैं डीप स्टेट, द यूएस डीप स्टेट, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका बड़ा असर असूल है, कंट्रोल है अमेरिका में। वैसे तो हम कहते हैं कि जी अमेरिका में जमहूरियत है और ये और वो, लेकिन डीप स्टेट का बड़ा रोल रहा है हमेशा वहाँ पे। तो सिर्फ सदूर नहीं है, मार्टिन लूथर किंग, आप सिविल राइट एक्टिविस्ट, उनको भी इसी तरह मर्डर किया गया था। फिर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के जो छोटे भाई जो अटॉर्नी जनरल थे, रॉबर्ट एफ कैनेडी, उनको असैसिनेट किया गया था। ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर जो चीज सामने आ रही है और वो बड़ी हैरानकुन है कि जनाब वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम तो पुलिस वालों को बता रहे हैं कि ये एक शख्स है जिसके पास वेपन है और ये बिल्कुल हाई ग्राउंड पे चला गया है, और आप इसके मतलब उन्होंने पुलिस को फोरवार्न किया, लेकिन पुलिस वालों ने एक्शन टाइम पे नहीं लिया। और जब इसने फायर किया, फिर शार्प जो थे पुलिस वाले, उन्होंने इस बंदे को जो है मार दिया। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे याद आ गया कि यहाँ तो ट्रम्प बच गए,
लेकिन पाकिस्तान में अगर आपको याद है 16 अक्टूबर 1951, मैं तो उसके 3 साल बाद पैदा हुआ था। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान लियाकत बाग में जनाब स्टेज पे खड़े थे, तकरीर कर रहे थे। ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो नीचे एक वो शहरी था सैयद अकबर, उसका मुझे नाम भी आज याद है, वो अखबारों में पढ़ते रहते हैं। उसने जनाब स्टेज नीचे खड़े होकर गोली चलाई सबके सामने, और लियाकत अली खान जो है वो शहीद हो गए। और विद इन मिनट्स जो वहां पे पुलिस के अफसर थे उन्हें उसको गोली से मार दिया। सो फिर बेनज़ीर भुट्टो भी इसी तरह से लियाकत बाग में। लेकिन गलत बात है। देखिए बात यह है, अब इस केस में या तो दो तरीके हैं, या इन्वेस्टिगेशन में, या तो इसको माजी की तरह जिस तरह प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को जब असैसिनेट किया ली हार्वी ऑसवेल्ड ने 1963 22 नवंबर को, तो उसके विद इन 1 डे और सो जैक रूबी ने जो लॉ एनफोर्समेंट का आदमी था उसने पॉइंट ब्लैंक उसको मार दिया। तो वो शूटर को मार दिया गया। इस केस में आप देखें कि शूटर को जो है वो मार दिया गया। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि भाई ये कोई सोलो एफर्ट था, उसका अपना कोई जाती फेल था कि उसने ये इतना एक्सट्रीम कदम उठाया, या ये कोई साजिश थी कि जनाब इलेक्शन आ रहे हैं तो ट्रंप को जो है वो फारिग करना है, ठीक है ना। तो ये एक साजिश इख्तियार की गई है। किसने की, क्यों किया, ये तो उनको बहुत इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। लेकिन एक बात ज़हन में हमने रखना है, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है, साबिक प्रेसिडेंट ट्रंप और अभी के कैंडिडेट, अभी ये देखें कि हालिया जो डिबेट हुआ उन्होंने बड़ा कन्विंसिंगली प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है, जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है, उनको सही मानों में शिकस्त दी, नंबर 1। नंबर 2, सारी अमेरिकन कौम भी ये समझती है कि जो बाइडन जो है मुनासिब कैंडिडेट नहीं इलेक्शन के लिए, उनके सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं। तो लग ये रहा है कि अगर एवरीथिंग गोज वेल और इलेक्शन होते वहां पे 7 नवंबर को, तो प्रेसिडेंट ट्रंप एक बड़ी वाज़ेह अक्सरियत के साथ वो इलेक्शन जीतेंगे, क्योंकि ये गजा का जेनोसाइड हो गया, यूक्रेन की जंग वकास साहब को भी ऐड कर लेते हैं डिस्कशन में, और नाराज है कि बाइडन की पॉलिसीज पे। जी बघेल साहब इस पर भी आएंगे, बघेल साहब इस पर भी आएंगे, वकास साहब को ऐड कर लेते हैं। इलेक्शन के 12-14 हफ्ते रहते हैं, अल्लाह खैर करे और अटेम्प्ट ना हो जाए, तो ये तो अब देखने वाली बात। ठीक है, वकास साहब को भी ऐड कर लेते हैं डिस्कशन में। वकास साहब, बघेल साहब ने तो जिस तरह बताया कि उनके ख्याल में अब क्या मामला लगता है, आपके ख्याल में हमले को किस तरह से देखते हैं आप, और उसके बाद इसको फर्दर जो है वो डिस्कशन को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। पहले अपना नुक्ता नज़र दीजिए इसके ऊपर। उमर भाई, सबसे पहले सफाक आना, बागियाना और फांसी का इक़दाम की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मजम्मत के साथ साथ ऐसे लोगों की आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर जितनी भी मुरम्मत की जाए, ऐसे नज़रियात की, ऐसी सोच की, ऐसी गमास की, जितनी ज़्यादा आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर इनका सदेबाब और कला कमा किया जाए, वो पूरी दुनिया के लिए, पूरी यूनिवर्स के लिए मेरे ख्याल में एक बेहतरीन इक़दाम होगा। चूँकि आप किसी की भी सियासी सोच है, किसी का नज़रिया है, किसी का मतमनज़र है, किसी का विजन, अगर आप ये समझते हैं कि आप गोली से, बंदूक से, चाकू से, तोप से उसको मिटा सकते हैं, यू आर लिविंग इन द फूल पैराडाइज, तो आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। चूँकि कभी भी किसी नज़रिए को किसी तलवार से, तोप से या बंदूक से या गोली से नहीं कुचला जा सकता। जिस तरह फ़रूक हमीद साहब ने डिफरेंट जो है वो जो हमारे इंसिडेंट्स हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर उसका हवाला दिया, क्या बेनज़ीर भुट्टो का जो नज़रिया था, क्या इससे पहले जो लियाकत अली खान का नज़रिया था, जो हमारे फोर फादर्स का नज़रिया था, क्या वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता? बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। चूँकि कभी भी किसी की जान जाने से, किसी को गोली से मौत के घाट उतारने से आप उस नज़रिए को बमार नहीं कर सकते या मिटा नहीं सकते। जहाँ तक आपने अमेरिका की बात की, आपने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स को भी सामने रखा कि अमेरिका की हिस्ट्री के अंदर ये नित नई चीज़ नहीं है, बल्कि अगर गुज़िश्ता 70 से 80 साल की उनकी प्रैक्टिस देखें, उनकी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस देखें, पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस देखें, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस के इलेक्शंस के अंदर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और वो जो लोग थे वो कॉमन या ऑर्डिनरी सिटीजन्स नहीं थे, बल्कि उनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे या उनके साबिक प्रेसिडेंट थे। तो लिहाजा जहाँ पे हम दुनिया के अंदर दहशतगर्दी का, इंतहा पसंदी का या ऐसे अफ़ाल का, माल का, इक़दाम का हम जहाँ पे तस्करा करते हैं, इसका सद्देबाग करने की कोशिश करते हैं, हम ये देखते हैं कि आज भी दुनिया की सबसे मुहज़्ज़ब स्टेट जो कि अपने आप को दुनिया की चुदराहट की दावेदार या नंबरदार कंसीडर करती है, उसके जो है वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो खुद भी लास्ट टाइम जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके साथ इतना बड़ा सानिया या वाक़या हो चुका है। अब इसके दो पहलू हैं, दो एस्पेक्ट्स हैं जिसको देखने की ज़रूरत है। कि बरेडी साहब ने कहा या तो
वो ट्रम्प से उनको कोई खतरा था जो बाइडेन को या उसकी पार्टी को, तो वो रिपब्लिकन का जो है वो पता ही काटना चाहते थे कि डेमोक्रेटिक ही वो प्रिवेल करे। दूसरी चीज़ ये है कि हमने जब भी देखा कि किसी शख्स की जान गई, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो की हो या हिंदुस्तान के अंदर हो या किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर हो, तो वो जो भी कैंडिडेट्स थे या उनकी जो भी पार्टीज थी, ऑटोमेटिकली उनकी पार्टी अमर्ज हुई और उनको लोगों ने जो है वो झोलियां भर भर के वोट दी और इक़्तिदार, इफ्तिखार, इंतसार का जो सेहरा था उनके सरों पे सजाया गया। तो अगर ये ट्रम्प की खुदा ना खास्ता कि उसकी जान चली जाती तो अल्टीमेटली रिपब्लिकन के लिए शायद ये एक ओपन गेटवे होता कि वो इलेक्शन जीत जाते। और दूसरी चीज़ ये है कि अब चूंकि 20 बचाव हो चुका है, कई लोग ये भी एलिगेशन एक्विजिशन शायद इसके साथ अटैच करेंगे, नोशन भी अटैच करेंगे कि शायद ट्रम्प की तरफ से उनकी पार्टी की तरफ से खुद जो है हमला करवा लिया गया। दोनों चीजें मौजूद है, लेकिन स्टिल इन्वेस्टिगेशन, इंटेरोगेशन की जरूरत है। तो ऊंट किस करवट बैठेगा। ठीक है, ब्रिगेडियर साहब को भी ऐड कर लेते हैं डिस्कशन में। ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में अब क्या वजूहत हो सकती हैं इस हमले की? जिस तरह से वकास साहब ने जिक्र किया, मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की, और जो लोग बातें कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया बातें कर रहे हैं, उसको भी उन्होंने ज़ाहिर सी बात है उसमें ऐड ऑन किया। आपके ख्याल में क्या हो सकता है? पहले मुझे बताएं, मेरी आवाज आप तक ठीक पहुंच रही है? जी सर, बहुत अच्छी आ रही है। ओके, ग्रेट। देखिए, मैं आपको अब हल्फन कहता हूं कि मैं काफी अरसे से मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि यार डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो कि एक रवायती सियासतदान नहीं है जिस तरह के मादी के और सियासतदान रहे, ना किसी पॉलिटिकल फैमिली से इसका ताल्लुक है। वो तो एक बहुत बड़ा, आप कहें कि खरबपति अरबपति अमेरिकन है, बिजनेस एम्पायर उसका है, होटल वगैरह, लेकिन उसकी वो बात करता है, आउट ऑफ बॉक्स बात करता है। उसकी सोच मुख्तलिफ है, जो कि अपना अमेरिका के अंदर जनरली हम मादी के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनकी सोच देखते थे, वो जनरली उनकी सोच अलाइंड होती थी जो रियासत के एस्टैब्लिशमेंट के नैरेटिव्स होते थे। अब इस केस में ट्रंप के जो व्यूज आ रहे हैं सामने यूक्रेन की जंग के ऊपर, ट्रंप के व्यूज जो आ रहे हैं गजा जेनोसाइड के ऊपर और रशिया के साथ ताल्लुकात, चीन के साथ ताल्लुकात, तो देखें वो उसके एक गैर रवायती टच उसमें है। और वो गैर रवायती टच है कि ये बेसिकली एंटी वॉर है। ये नहीं चाहता कि अमेरिका वर्ल्ड वॉर 3 में इन्वॉल्व हो जाए। ये नहीं चाहता कि इसके सदर के दौर में, सदारत के दौर में मुल्क में, दुनिया में जनाब कत्लेआम हो, लोग मारे जाएं और जंगे हों और अमेरिकी फौजी मारे जाएं। ये उस सोच का आदमी नहीं है। हालांकि बाइडेन का जो अभी इस वक्त फलसफा चल रहा है, जो यूक्रेन के वजह से जिस तरह रशिया के खिलाफ खौफनाक जंग वहां पे चल रही है अपने यूरोपियन एलाइज के साथ, और गजा में जेनोसाइड में जिस तरह अमेरिका ने इसराइल की मदद की है, मदद कर रहे हैं, उन्होंने पूरा उनको एड दिया और वो कंप्लिसिट है ये जो जेनोसाइड हुआ गजा में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सोच वाला सदर बंदा अगर वो प्रेसिडेंट बन जाता है, ठीक है ना जी, और अब तो ये जो हमला हो गया जिसमें उनकी जान बच गई, मैं तो समझता हूँ इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो तो और बढ़ जाएगी अपना अमेरिका में। तो इन्होंने इलेक्शन तो जीतना ही जीतना है, और खासकर जिस तरह बाइडेन के हेल्थ इश्यूज हैं और विद इन डेमोक्रेटिक पार्टी कहा जा रहा है कि जी आप स्टेप डाउन करें, तो अब ये एक बहुत बड़ा डिलेमा हो गया अमेरिका के अंदर जो खास क्वालिटीज ऑफ पावर है कि भाई ये क्या हो गया। ये अगर ट्रंप साहब आ गए तो जो अमेरिका की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, आर्म्स इंडस्ट्री है, जो कि चलती है, जो चाहती है कि जंगे हों, क्योंकि उसी से उनका कारोबार चलता है। तो अगर एक बंदा आ गया जो कि बिल्कुल सोच के मुख्तलिफ है, तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो ट्रंप हैज टू, और दूसरा भी जो लास्ट डिबेट हुआ है, जो पहले डिबेट हुआ अपने इलेक्शन का, उसमें आप देख लें ट्रंप ने बिल्कुल उसको टोटली बीट किया है, अपना आउट मैनूवर किया है बाइडेन से, जिसपे अमेरिका में बड़े सवालात उठने शुरू हो गए कि जी ये बंदा तो फिट नहीं है टू रन द इलेक्शन। और बाइडेन की ये है कि अगर वाकई वो इलेक्शन जीत जाता है तो वो जो फिर वही बात आ जाती है कि वो जो लोग हैं वहां पे जिसको खास नाम लिया जाता है डीप स्टेट, वो देखिए उनकी फिर लॉटरी निकल आती है। बिकॉज अगर एक आपका उसको हेल्थ इश्यूज हैं, डिमेंशिया टाइप चीजें हैं, तो फिर जो उसके इर्द के लोग होते हैं, डिफेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, व्हाइट हाउस के लोग, फिर वो तो जो चाहें वो उसको जिस रास्ते पे है वो ले जा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी अजीब सी सिचुएशन जो है वो पैदा होगी। ठीक है। ट्रंप जो है वो आउट ऑफ बॉक्स सोचता है, वो रवायती उसकी सोच नहीं है।
और दूसरा मैं एक बात कहता हूँ कि ये जिस शख्स ने उनको मारा और फिर खुद भी मारा गया है, ठीक है, वो है एक वाइट अमेरिकन, लेकिन ट्रम्प जो है वो वाइट सुप्रीमेसी की बात करता है। वो वाइट जो ओरिजिनल वाइट लोग हैं जो आए थे अमेरिका में 3 सदी पहले, ठीक है ना जी, वो उनकी बर्तरी की बात करता है, उनकी बर्तरी की बात करता है। तो लिहाजा वो एक उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि उसने पिछली इलेक्शन में भी रैली किया था व्हाइट पावर को, लेकिन ये जो शख्स है जो रिपब्लिकन का पार्टी का मेंबर भी था, अब ये देखना है कि फिर वही बात, क्या इसका ये इंडिविजुअल एक्ट था, सोलो एक्ट था, या इसके पीछे कोई वकास अब्रेज साहब थे, जिस तरह बादी में अमेरिका में होता रहा है। ठीक है, वकास अब्रेज साहब, आपको क्या लगता है ये जो सारा मामला था, जिस तरह से पहले एक वीडियो बयान भी आया, उसके बाद एक यानी शाहिद ने भी बताया कि बारहा उसने सिक्योरिटी इदारों को बोला कि सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर हमारे सामने एक लड़का जो है वो चढ़ा है, उसके हाथ में राइफल भी है, लेकिन उसको सही तरीके से मामले को टैकल नहीं किया गया। क्या सरीहन ये एक सिक्योरिटी लैप है और अमेरिका जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से मुल्क कहता है, और कहीं भी कोई मसला हो अमेरिका सबसे पहले स्टेप इन करता है, और एक ऐसे मुल्क की सिक्योरिटी ऐसी है कि एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है और उसमें जो है वो एक साबिक सदर जो कि हो सकता है कि मौजूदा अब आने वाले इलेक्शन को जीत भी जाए, उसकी सिक्योरिटी इतनी नाकस। उमर साहब, यू हैव एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड। चूंकि जब भी पाकिस्तान के अंदर या दीगर ममालिक, चाहे अफगानिस्तान, हिंदुस्तान या दीगर जितने भी ममालिक हैं जो कि शायद जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री कंसिडर किए जाते हैं या जो अंडर डेवलपिंग नेशंस हैं, तो वहाँ पे इस तरह का कोई वाकया, कोई हादसा या कोई सानिया हो तो वहाँ पे अमेरिकन मीडिया, लाहौर, लश्कर, बैनर्स, उनके लोगों की बड़ी स्टेटमेंट्स आती हैं कि सिक्योरिटी लैप्स हो गया वहाँ पे, ये सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये वो ये। लेकिन ये देखें कि सिक्योरिटी और सेफ्टी के हवाले से अमेरिका जैसी रियासत जो खुद ये दावेदार है कि हम सबसे ज़्यादा सिक्योर स्टेट हैं, लोग भी शायद इस चीज़ को प्रज्यूम करते हैं, जो हम जैसे जो थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स के अंदर या अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, कि अमेरिका एक बड़ी सेफ एंड साउंड स्टेट है। लेकिन आज का जो उनका सिक्योरिटी लैप हुआ है, इसने उनका अमेरिका की सिक्योरिटी का भांडा फोड़ के रख दिया, उसको बल्कि पास कर दिया कि अगर आपको इस चीज़ का इदराक था या आपसे 12 इस चीज़ का जो है वो हदशा जो है वो डिपिक्ट किया जा रहा था, एक्सप्रेस किया जा रहा था कि कोई शख्स है जो कि ट्रम्प को जो है वो विक्टिमाइज कर सकता है या निशाना बना सकता है या उसको गोली मार सकता है, तो आई थिंक सो कि इमीडिएट एक्शन जो है दैट मस्ट बी टेकन इन दिस रिगार्ड, ताकि अमेरिका का जो कैंपेन चलाई जा रही थी, आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी जब डोनाल्ड ट्रम्प को व्हाइट हाउस छोड़ना पड़ा था तो बड़ी हंगामा राई हुई थी अनार की, और बड़ी तशवीशनाक, करनाक और देशनाक सूरत अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर डेमोक्रेसी में हमें देखने को मिली थी। और हम जो कि कानून के तालिब इल्म है या सियासत के तालिब इल्म, हमारे लिए भी एक बड़ी नई बात थी कि अमेरिका जैसी जो स्टेट है जो अपने आप को बड़ी एक सिविलाइज, बड़ी महजब, तहजीब याफ्ता रियासत करामती है, क्या वहाँ पे भी लोग जो इक़्तिदार के, इफ्तिहार के, इख्तिसार के इस कदर भूखे हैं कि वहाँ पे भी वो वाइट हाउस छोड़ने को तैयार नहीं। हम तो ये समझते थे कि शायद जो अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, जो कीनिया है, जो पाकिस्तान है, जो हिंदुस्तान है, जो बांग्लादेश है, वहाँ पे इक़्तिदार की हवस लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन हमने ये भी देख लिया कि यहाँ पे तो गोलियाँ चलाने तक बात पहुँच गई। जिस तरह आपने उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को इंडिकेट किया, अनफॉर्चुनेटली अमेरिका के अंदर बहुत सारे ऐसे अनासर मौजूद हैं जो कि इंतहा पसंदी की हदों पे खड़े हैं, और उनके लिए शायद किसी को गोली मारना या किसी के नज़रिए को मलिया मेड करने के लिए इस तरह का इकदाम करना कोई इतना बड़ा एक्ट नहीं है। दिस इज जस्ट द पीस ऑफ केक फॉर देम। और जो आपने स्पेशली बात की, जिसकी तरफ आपने कहा कि अगर उनको कोई हदशा था या उनको बारहा इंडिकेट किया जा रहा था कि वहाँ पे कोई शख्स खड़ा है, तो उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि सिक्योरिटी एजेंसीज की कहाँ पे नेग्लिजेंस है और क्यों इतना बड़ा सानिया या हादसा पेश आया कि जिसको पूरी दुनिया ने देखा और अमेरिका जैसी स्टेट का तमाशा बन गया कि आप लोग तो अपने घर के अंदर अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को सिक्योर करने में या उसके जलसे को सेव करने में या प्रोटेक्ट करने में, प्रिजर्व करने में मुकम्मल तौर पे क्लैश करके, तो आप दुनिया के अंदर जाके, आप कश्मीर के अंदर, फलस्तीन के अंदर या पाकिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर जाके किस चुगराहट के दावेदार हैं और क्यों चौधरी बने बैठे हैं? आपके तो अपने घर के अंदर बहुत सारे ऐसे मिसाइल हैं। लेकिन फिर यही कहूँगा कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे कोई एक नेक शगुन नहीं है। तमाम दुनिया के ममालिक जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं
मेरे ख्याल में वो इस यकसुई के साथ इस सानिया को जो है वो मजम्मत करेंगे इसकी, ठीक है। और बिल्कुल मजम्मत करनी भी चाहिए। ठीक है। और बघेली साहब को भी ऐड कर लेते हैं। जिस तरह से वकास अब्रेज साहब ने जिक्र किया कि दावे करता है हर जगह पर जो है वो चौधराहट के अमेरिका, और हर जगह मुदाखलत जो है वो बघेली साहब अमेरिका की होती है हर किस्म के मामलात में। कहीं पर भी कुछ भी हो जाए तो सबसे पहले बयान अमेरिका बहादुर का ही आना होता है कि यहाँ पर ये मामला हो गया और इसके अंदर जो है वो इस तरह से सिक्योरिटी लैब था, इसको ठीक किया जाए, हम मजम्मत करते हैं। फिर हमारे तो इलेक्शन में भी मुदाखलत शुरू कर दी और अपने मुल्क में होने वाले इलेक्शन से पहले सदारती उम्मीदवार को ही सेफ नहीं रख सके वो। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक बहुत सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है। उनको तो देखना पड़ेगा कि अगर वाकई एक इंडिविजुअल एक्शन था तो जनाब ये कैसे हो गया कि इतने क्लोज आ गया वो टू द स्टेज, और वो भी इलेक्शन कैंपेन में, और वो भी एक ऐसा शख्स जो कि साबिक प्रेसिडेंट है। देखिए, आपको एक बात मालूम है कि जब प्रेसिडेंट बाइडेन ने टेक ओवर किया था 4 साल पहले, और कैपिटल हिल के ऊपर बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था ट्रंप की तरफ से इलेक्शन हारने का, तो ट्रंप के सपोर्टर्स जो है जिसमें वाइट सपोर्टर्स शामिल ज्यादा थे, उन्होंने कैपिटल हिल पे हमला किया था। बिल्कुल ठीक है, और फिर उनके खिलाफ बड़े केसेस चले थे और उनको बड़े लोगों की कन्विक्शन हुई थी। एक आध तो भी चल रहा है। मुझे ये लग रहा है कि ये अभी ये ना हो कि जो इलेक्शन कैंपेन जो अभी थोड़ा इसमें ज़्यादा बात सिक्योरिटी को अपग्रेड करना पड़ेगा कि वो एक ट्रंप सपोर्टर जो है अगर वो वायलेंट हो गए या गलत बात पे आ गए तो फिर वहाँ पे हालात लॉ एंड ऑर्डर के अमेरिका में खराब हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक वर्सेस द रिपब्लिकन, which will be which will affect the election campaign। तो ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा कि ये इलेक्शन कैंपेन की जो इंटेंसिटी है ये किस तरफ जाती है। लेकिन यकीनन दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ट्रंप का जो मैंने कहा था पहले भी, एक नॉन ट्रेडिशनल गैर रवायती सियासतदान है। अब देखें ना, उसने बड़ा क्लियरली कह दिया कि जनाब जो इमिग्रेशन के बारे में इस हद तक कि जो स्टूडेंट यहाँ पे अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और ओवरसीज के, तो जनाब हम पढ़ाते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं और फिर वो उनको वापस भेज देते हैं। हमें तो अमेरिका का शहरी बनाना चाहिए। कहना मैं ये चाह रहा हूँ, इसकी सोच आउट ऑफ बॉक्स है। इसकी सोच जो है वो मुख्तलिफ है, जो कि नॉर्मली अमेरिकन के जो स्टेट है के जो इदारे हैं उनसे मुख्तलिफ है। अब इन ट्रायल भी चल रहा है, ये भी आपको पता है ट्रायल चल रहा है। अगर ट्रायल में इनकी कन्विक्शन भी हो जाती है तो फिर भी हमें बताया गया कि जनाब इनके कानून है कि अगर ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं और बेशक इनकी कन्विक्शन है, लेकिन अमेरिकी कानून जो है शायद इनके रास्ते में नहीं आएगा। तो इट इज अनसर्टेन जो इस वक्त अमेरिका में प्रिवेल कर रही है। मैं तो देखे ना, एक तरफ वो उन्होंने वहाँ पे उनके अपने इंटरेस्ट है अमेरिका के इंटरेस्ट, वहाँ पे तो वो जनाब अपना दर्दना के कर रहे हैं, मुदाखलत भी कर रहे हैं हर जगह पे। यूक्रेन हो गया, गजा हो गया, और भी ऐसे इलाके हैं, लेकिन अपने हाउस को हैव टू पुट देयर ओन हाउस इन ऑर्डर। एक बात है, जब ट्रंप प्रेसिडेंट था तो उसने 2-3 दफा कहा था कि मैं कश्मीर के बारे में के ऊपर मैं मसालियत करने को तैयार हूँ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन फिर वो नहीं हो सका, हालात पाकिस्तान में बदल गए वगैरह वगैरह। ठीक है ना जी। अगर ट्रंप इन तमाम हालात को चैलेंज को अबूर करके, इन हर्डल्स को अबूर करके प्रेसिडेंट बन जाता है, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि शायद ट्रंप की तरफ से कम से कम हमें ये देखना है कि क्या वो कश्मीर के बारे में कोई, ठीक है, इस पर भी आएंगे जो आउट ऑफ बॉक्स स्टेप, क्योंकि यूनाइटेड नेशन से तो कश्मीर हल नहीं होने लगा। ठीक है बघेल साहब, 75 साल गुजर। तो अब यही है कि ट्रंप अगर जो कि हर जगह जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है वो उनको रिजॉल्व करना चाहता है, तो मेरा ख्याल है कि शायद कश्मीर का मसला भी अगर वो रिजॉल्व कर ले बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंटरनेशनल मीडिएशन हो तो गुड, हम तो वेलकम करेंगे। ठीक है सर, इस पर भी बात करेंगे और वकास अब्रेज साहब से भी उनका नुक्ता नज़र लेंगे और फिर ये भी पूछेंगे उनसे कि क्या ये जो तमाम वाक़या हुआ है इस पे इलेक्शन कैंपेन पर क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। तो अभी हमें एक ब्रेक पढ़ना है, ब्रेक के बाद आएंगे तो यहीं से अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं पावर शो में। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ब्रिगेडियर साहब से। ब्रिगेडियर साहब के बाद अब हम बात का आगाज़ करेंगे वकास अब्रेज साहब से। बात हम कर रहे थे कि क्या ये जो हमला हुआ है ये इलेक्शन कैंपेन पर कोई असर मुरतब कर सकता है। वकास साहब, आपके ख्याल में क्या इससे इफेक्ट होगी इलेक्शन कैंपेन आने वाले दिनों में जो बाइडन की और ट्रंप की? बिल्कुल जी, मेरे ख्याल में तो दुनिया के अंदर जहाँ पे भी इस तरह के हादसा निशानियात पेश आए, वहाँ पे जिस भी कैंडिडेचर के साथ या कैंडिडेट के साथ इस तरह का हादसा पेश आया, शायद उसकी पॉलिटिकल माइलेज के अंदर या पॉपुलैरिटी के अंदर इजाफा होता ही नजर आया। कुछ जो लोग थे वो तो अपनी जान से हाथ धो बैठे, तो अल्टीमेटली जो बेनिफिट था या फ्रूट था उनकी पार्टी को मिला, और उनकी पार्टी जो है वो बारीक सदीर से मिली, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दीगर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जहाँ जहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें पेश आई वहाँ पर उनकी पार्टी से भारी सीट से जीती। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो ट्रंप को अगर वहाँ पे कम्युनिटी के अंदर या पार्टी के अंदर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से डिसलाइक किया जाता था, या उनके एग्रेसिव एटीट्यूड की वजह से या एजुटेशन की सियासत की वजह से, तो शायद अब हमदर्दियाँ भी कहीं ना कहीं उनके साथ नजर आएंगी। क्योंकि उम्र के भी उस हिस्से में अगर कोई एक शख्स नौजवान है या एक शख्स जो है 40 से 50 के फिगर के दरमियान में या 50 से 60 के फिगर के दरमियान में है, तो तंदुरुस्त तो तवाना, चूँकि ट्रंप जैसे सियासतदान जो कि वहाँ के बुजुर्ग सियासतदान हैं, आर्दो के वो हेल्दी भी हैं, तवाना भी है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों की जो एक पूल ऑफ थॉट है वो हमदर्दियाँ सिंपैथीज जो है इन लोगों के साथ अटैच करते हुए आइंदा आने वाले इलेक्शन में जरूर नजर आएंगी, और 10-15-20% जो है वो इफेक्ट तो जरूर करेगी। जो इनकी कैंपेन है उसको पॉपुलैरिटी की या वोट्स की या कॉपरेशन की या कोलैबोरेशन की अवामी जो हमदर्दियों का एक जो है वो, मुझे तो बज़ाहिर स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये नज़र आता है कि उनको इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्रूट मिलेगा इस चीज़ का। आल्दो कि अगर ये हम इस चीज़ का मुआवजा करने बैठ जाएंगे, कंपैरिजन करने बैठ जाएंगे कि फ्रूट इनको मिलना था कि उनकी जान से ज़्यादा कीमती था, बिल्कुल जान से ज़्यादा कीमती नहीं था। ये सियासतें, ये वजारतें, ये सफारतें, ये चाहे प्राइम मिनिस्टरशिप इंसान की जान से ज़्यादा कीमती तो नहीं। और अगर ये कहा जाए कि शायद ये हमला उन्होंने खुद करवाया या उनके लोगों ने करवाया ताकि उनको पार्टी से, शायद ये कहना भी जो है वो जुए शेर लाने के मुतरादिफ होगा। चूँकि कोई भी शख्स जिसके कान के पास से गोली गुजर जाए, जिस तरह हमारे मुल्क में भी साबिक प्राइम मिनिस्टर की टांग से गोली गुजर गई, वो गोली उनके सर से भी गुजर सकती थी। तो इस तरह के बहुत सारे सानियात पेश आए जो कि डिफरेंट मुल्कों के अंदर या डिफरेंट स्टेट के जो सियासी जुमा या सियासी लीडरशिप के साथ पेश आए। तो मेरे ख्याल में अभी ये सारे का सारा जो सिनारियो है अमेरिका की सियासत का और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, आज के हादसे से पहले इसके डायनामिक्स और एस्पेक्ट्स डिफरेंट थे। शायद इसके बाद जो है वो ट्रंप के साथ हमदर्दी के भी वोट हों और शायद मजीद दीदादेरी के साथ या हाई हैंडेडनेस के साथ वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में उतरे। चूँकि अक्सर औकात हम ये देखते हैं कि बहुत से लोगों के साथ जब इस तरह के हादसा पेश आते हैं, कुछ भीगी बिल्ली बन जाती है और कुछ लोग जो है मजीद तबाना होकर या मजीद कभी वो नजर आया कि जब हमले के बाद वो हाथ हिला रहे थे और मुंह से भी कुछ बोल रहे थे, मतलब मजीद एग्रेसिव हो गए। बिल्कुल इसी तरह मैं एक बात कहना चाहूँ, जब हम टीवी चैनल पर उस वक्त लाइव देख रहे थे तो उस वक्त यही सूरत हाल नजर आई कि अच्छा वकास साहब, ब्रिगेडियर साहब इसमें भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, उनका भी नुक्ता नजर ले ब्रिगेडियर साहब बताइएगा। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि अब वैसे तो रियासत की जिम्मेदारी है, उनके जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और फिर वो सीक्रेट सर्विस है, वो जो खास एक्स प्रेसिडेंट को प्रोटेक्शन दी होती है, इनके केस में भी वो लोग नजर आए थे, सीक्रेट सर्विस वाले लोग सिक्योरिटी के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ट्रंप को भी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी को एनहांस करना पड़ेगा अपने। मैं समझता हूँ कि अब शायद आप उनको ओपनली ये कैंपेन करता हुआ नहीं देखेंगे। अगर उन्हें कुछ जलसा एड्रेस भी करना है तो मेरा ख्याल है वहाँ पे वो बुलेट प्रूफ शील्ड हो गया, बुलेट प्रूफ ग्लास हो गया, या ये बुलेट वेस्ट जो है पहनेंगे, वेस्ट पहनेंगे। क्योंकि देखें ना, अगर एक दफ़ा शूटर का जो शॉट है वो थोड़ा सा ऑफ द टारगेट हो गया और इनकी जान बच गई, हो सकता है कि अगली मरतबा अल्लाह ना करे कि वो वाकई ऑन टारगेट हो। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इफेक्ट पड़ेगा इस हमले के बाद इलेक्शन कैंपेन के ऊपर आपके ख्याल में? बिल्कुल पड़ेगा जी। थोड़ा उसमें इलेक्शन कैंपेन में जरा लोग भी मुहतात हो जाएंगे कि जनाब कल को फिर देखें ना, सियासत में बहुत कुछ होता है। अगर आप गड़बड़ करना चाहें, कल को खुदा न खासा कोई बम ब्लास्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो मामला भी लोगों के ज़हन में होगा। और फिर हो सकता है कि ट्रंप वो मॉडल अडॉप्ट करे जो कि पाकिस्तान में चलता रहा है। हमने काफ़ी देखा है
कि वो पता लगे जी ट्रम्प जो है वो कंटेनर में घुस गया है, ठीक है ना जी। अच्छा। कंटेनर में आ गया है और कंटेनर से बैठ के बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से बैठ के वो लोगों से खिताब करता है। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, सही है, राइट? सही है। बिकॉज पाकिस्तान में तो ये बड़ा कामयाब मॉडल था। डॉक्टर तारुल कादरी साहब, आपको याद है जी जब सर। उनके धरने होते थे तो वो कंटेनर के अंदर बैठ के तकरीरें करते थे। यहाँ जो से उन्होंने इस्लामाबाद पहला जाता धरना था, दिया लाहौर से कंटेनर। अपना ब्लू एरिया में, मैं तो मौजूद था वहां पे, ठीक है ना जी। तो वैसे भी जब वो आते थे मीनारे पाकिस्तान पे तो उनके गिर्द आपने देखा होगा बड़ा वो होता था। अभी नवाज शरीफ साहब जब आए 21 अक्टूबर को, हाँ। तो मुझे याद है उनके भी सिक्योरिटी के लिए वो बुलेट प्रूफ शीट बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन वो फिर जरा बहादुर आदमी है, वो से अलग हो गए थे और उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया था अवाम के सामने। ठीक। तो ये डिपेंड करता है पॉलिटिशियन टू पॉलिटिशियन। लेकिन अमेरिका में अगर इस इलेक्शन कैंपेन में यह हंगामा हो गया तो अब दे वुड नॉट लाइक टू टेक अनदर चांस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एज वेल एज डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है वकास साहब, अब अगर जो है वो जिस तरह से हमने जिक्र कर लिया कि पॉलिटिकल कैंपेन तो जाहिर सी बात है इफेक्ट होगी, उसका फ़ायदा किसको होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताल्लुकात के ऊपर क्या असर पड़ेगा इस तमाम सिनेरियो के बाद? अगर तो डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं या जो बाइडन आ जाते हैं तो क्या तब्दीली आप देख रहे हैं पॉलिसी के अंदर अमेरिका की? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि ऐसा जितना डिफरेंस नहीं बढ़ेगा, चूँकि जो भी दुनिया के महज़ब अक़वाम हैं या जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएसए हो या वो कनाडा, जो भी दुनिया की स्टेट्स हैं जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम पनपता है, मेरा ख्याल है कि वहाँ पे जो पॉलिसी है वो गुज़िश्ता जो कई दहाइयों से चलती आ रही है वो उसी तरह चलती रहती है। और पाकिस्तान ने कौन से को मौजूदा वक्त के अंदर गुज़िश्ता को 10-15 सालों के अंदर ऐसा कुछ तीर मार लिया, या यहाँ की सियासत के अंदर कौन सा ऐसा कोई तीस मार आ गया कि जिसकी वजह से कोई जो है अलादीन का चिराग हमारे हाथ में आ गया, या कोई मकनातीसी कशिश का हमारा कोई लीडर आ गया करिश्माती क़ुव्वत रखने वाला कि हमारे ताल्लुकात के अंदर बेहतरी आए। तो मेरे ख्याल में ताल्लुकात जिस तरह अमेरिका के साथ हमारे हैं वो उसी तरह चलते रहेंगे, बल्कि हाल ही के अंदर जो उनकी तरफ से करारदाद जो है वो मंजूर की गई थी, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान के अंदर जो है एक करारदाद लाई गई और उस करारदाद को रद्दी की टोकरी की नज़र कर दी है, यकजुम्बिश कलम मुस्तरद कर दिया। लिहाजा ताल्लुकात के अंदर क्या बेहतरी आ सकती है ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर के अंदर वहाँ पे सदारती इंतखाबात हैं, तो उसके बाद का सिनारियो फिर पता चलेगा। चूँकि जो बाइडेन जब आया था तो उस वक्त भी हम यही एंटिसिपेट या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह हम जो है न्यू ईयर रेजोल्यूशन एक बीए के अंदर स्टोरी पढ़ते थे कि नई रेजोल्यूशन आ जाएगा, नया निज़ाम आ जाएगा, शायद हमारे लिए बेहतरी होगी। मेरे हाल में हमारे लिए एज सच बेहतरी की उम्मीद नहीं, जब तक हम जो है उस रियासत के बराबर करें, और जब एक शख्स जो है वो अक़लियत में मौजूद हो, एक अक्सरियत में मौजूद हो, एक ताकत का मरकज़ मंबा या जो महवर समझा जाए, दूसरी तरफ जो है वो कमज़ोरियाँ हो, मईशत कमज़ोर हो, वहाँ पे मुल्क का जो अंदरूनी मामलात, जो सियासी मामलात, जो डेमोक्रेसी जो है वो शकोले खा रही हो, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में बराबरी की या बेहतर ताल्लुकात की बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है। तो जिस तरह हमारे ताल्लुकात चलते आ रहे हैं शायद इसी नहज में चले, लेकिन फिर भी वक्त इस चीज़ का तयन करेगा कि जो बाइडेन जो आया था उस वक्त हम ये एंटिसिपेट कर रहे थे ताल्लुकात बेहतर हो, और ताल्लुकात मेरा ख्याल यूं कि तू खड़े हैं। जब ट्रंप आया था और ट्रंप के आने के बाद या ट्रंप के जाने के बाद भी ताल्लुकात शायद वहीं के वहीं खड़े हैं। ठीक है, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि ताल्लुकात किस तरह से मेंटेन कर, पॉलिसीज़ में क्या तब्दीली आएगी ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ, उसके बाद जो है वो जो गज़ा जंग है, फिर रूस के साथ 36 का आंकड़ा रहता है, चीन के साथ 36 का आंकड़ा रहता है, तो क्या पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी? अगर तो डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं या तो जो बाइडन रहेगा तो फिर तो स्मूथ पॉलिसी चलेगी जिस तरह से चल रही है उनकी, जैसे है वैसे ही रहेगा। क्या ट्रंप के आने से पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली आएगी? मैं तो समझता हूँ बिल्कुल तब्दीली आएगी। मैंने पहले ही कहा था आपको, ट्रंप एंटी वॉर है और वो नहीं चाहेगा कि अमेरिका जो इन जंगों में अपना इन्वॉल्व है, और ये इतना उनका बजट भी इन्वॉल्व है। अमेरिकी फौजी जो डिप्लॉयड है पूरी मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में। देखिए एक चीज़ याद रखें, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि अफगानिस्तान से कोलिशन और यूएस फोर्सेस जो है वो उनका जो इनखला हुआ था ये पीटीआई की गवर्नमेंट के दौर में, उसमें मेरा ख्याल है ट्रंप का बड़ा रोल था। उसने इनको बाहर निकाला था, देखा था कि ये बॉकडाउन हो गया अफगानिस्तान में और वहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुए हैं जो ये चाहते थे, लिहाजा इन्होंने अफगानिस्तान छोड़ दिया।
अगर बाइडेन रहा, अभी ऐसे इंडिकेशन मिलते रहते हैं कि अमेरिकी अब चाहते हैं कि किसी तरह फिर को अफगानिस्तान के अंदर अपने पैर जमाएं या अफगानिस्तान के अंदर इंटरवीन करें, और एक नई वॉर ऑन टेरर जो है वो वहाँ पे अफगान तालिबान के अभी के खिलाफ शुरू हो। देखें ना, यूनाइटेड नेशंस का अभी जो एक पूरी रिपोर्ट आई है कि जी अफगान तालिबान गवर्नमेंट वहाँ पे अलकायदा को सपोर्ट कर रही है, अफगान तालिबान टीटीपी को सपोर्ट कर रही है अफगानिस्तान में, और वो अलकायदा के ट्रेनिंग सेंटर की ट्रेनिंग और टीटीपी की। जी अच्छा, अब जो है वो हमें ब्रिगेडियर साहब से राब्ता जो है वो कट गया है। वकास अब्रेज की तरफ बढ़ते हैं। वकास भाई, आपको क्या लगता है इन तमाम मामलात के ऊपर अफ़गान पॉलिसी क्या हो सकती है, फिर ईरान के साथ ताल्लुकात किस तरह से हो सकते हैं, फिर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, फिर जो जिन दो जंगों में अमेरिका ने अपने आप को जो है वो आगे रखा हुआ है, एक गज़ा जंग है, इसराइल और अमेरिका का किरदार उसके अंदर काफ़ी भयानक है उस जंग के अंदर, क्योंकि अगर तो इसराइल को कोई भी रोकने का कहता है तो अमेरिका उसको बढ़ावा दे देता है उस तमाम सिनेरियो के ऊपर। तो अगर तो बाइडेन की जगह ट्रंप आ जाते हैं, सदारती इलेक्शन जीत जाते हैं, तो उस तरफ से कोई रिलैक्सेशन आ सकती है, तरीक़ाकार बदल सकता है? देखिए जी, वक्त ही इस चीज़ का तयन करेगा, लेकिन दो तीन चीज़ें आपको गोशगुजार ज़रूर करना चाहूँगा कि कोल्ड वार के बाद और जो अफगान रूस वार थी उसके अंदर अमेरिका ने जिस तरीके से इंटरवीन किया, इंटरपोज किया, इंटरफेयर किया, उस जंग की तबाहकारियाँ, ज़ालाबारियों, शोलाबारियों के बाद अमेरिका को शायद इस हकीकत का इदराक कर लेना चाहिए कि जब भी अमेरिका ने जंगों के अंदर हाथ डाला तो उनकी अपनी जो मईशत थी, उनकी इकोनॉमिकली जो सूरत हाल थी वो मज़ीद डाउनफॉल की तरफ गई। उसके अंदर कोई बेहतरी नहीं आई और अल्टीमेटली बाद में 10 साल बाद सोचें, 20 साल बाद सोचें, कफ़े अफसोस मरने के बाद या राख की डेयरी में चिंगारी और डालने के बाद इनको जब ये चीज़ का शऊर आया कि हमने किया क्या गुज़िश्ता 20-25 सालों के अंदर। और उसके बरक्स आप चाइना का किरदार देखिए कि चाइना ने कहा कि जब हमारा मुल्क जो हमारे से वजूद में आया तो अब हमने किसी की तरफ नहीं देखना, हमने नीचे नजरें करके या अपने काम पे फोकस करके कंसंट्रेट करके इतनी एफर्ट्स स्ट्रगल करनी है कि 70 साल बाद दुनिया को कोई मुल्क हमारी आंखों में आंखें डाल के हमारी तरफ नजर उठाकर न देखे। तो अल्टीमेटली दुनिया के जिन भी अक़वाम ने तरक्की की है वो जंगों से, टैंकों से, तोपों से तरक्की जो है वो नहीं होती, बल्कि आज के दौर के अंदर जो 5th जनरेशन वार है वो नजरियात की जंग है, वो जो हाइब्रिड वार की हम बात करते हैं। तो आई थिंक अमेरिका को इन तमाम जंगों से कुछ भी हासिल नहीं होगा, ये ला हासिल जंगें हैं, चाहे वो अफगान पॉलिसी हो, चाहे रूस पॉलिसी हो, गजा के हवाले से हो, पाकिस्तान के साथ ताल्लुक हो। वही दुनिया के अंदर जो नेशंस हैं वो पीस प्रॉस्पेरिटी की डगर पे या सहरा पे जो है वो गामजन होंगी, जो दूसरे मुल्कों के साथ एमिएबल या एमिकेबल रिलेशंस रखते हैं, और जहाँ पे भी जंगें होती हैं वहाँ पे वो आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मेडिएशन, थर्ड पार्टी का किरदार अदा करती हैं और जंगों के अंदर वो किसी न किसी तस्वीर करवाती हैं। लिहाजा अमेरिका को मेरे ख्याल में इन इलेक्शंस के बाद अपना किरदार, अपनी चुदराहट को बेहतर तरीके से कायम दायम रखने के लिए बजाय इसके कि वो जल्दी पे तेल डालें, ये जंगों के अंदर मजीद अपने आप को पेनिट्रेट करें या इन्वोक करें, इंडल्ज करें, उन जंगों के अंदर वो तस्वीर का काम करें। और जो स्टेट्स हैं, जो उनके नज़रियात हैं, जो उनके ख्यालात हैं, जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, या बोन ऑफ कंट्रोवर्सी है, या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, इसको मैक्सिमम कोशिश करें कि अपना जो भी इनका पीसफुल किरदार हो सकता है, आर्बिट्रेशन का, मेडिएशन का, कंसिलेशन का या आर्बिट्रेशन का, उसके तरीके से ये जंगों का जो है वो हाथमा होना चाहिए, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो, वो गजा के हवाले से हो, वो फलस्तीन के हवाले से हो, वो अफगानिस्तान के अंदर जारजियत हो, या आइंदा आने वाली जो गाइडलाइंस हो या पॉलिसीज हो, उसके अंदर जब तक ये एमिकेबल रास्ते को नहीं अपनाएंगे शायद दुनिया के अंदर बेहतरी नहीं आएगी। ठीक है, दुनिया के अंदर बेहतरी नहीं आएगी। अब देखना तो ये है कि अब कुछ दिन रह गए सदारती इंतखाबात में भी कि कौन सदर बन के आता है और किस तरह से मामलात जो हैं वो चलें, तो ये डिस्कशन तो चलती रहेगी। अब कुछ मुल्की सियासत पर बात कर लेते हैं। मुल्की सियासत के अंदर हमने देखा कि पिछले 1-2 दिन में काफ़ी हलचल रही। पहले एक केस आया जिसके अंदर जो है वो स्पेशल सीट्स का मामला था, उसके बाद जो है वो मामला जो है वो इद्दत निकाह केस का। तो 1-2 दिन जो पिछले थे, जुम्मा और हफ्ता, काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक रहे। और जिस तरह जुम्मा जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए भारी होता है हमेशा से, और जुम्मा और हफ्ता दोनों कुछ उनके लिए बेटर नहीं हुए। फिर बानी PTI के लिए कल एक रिलीफ आया बहुत बड़ा, लेकिन जैसे ही रिलीफ आया
उनको रिहाई मिली और उनकी जो बेगम है उनको भी, बुशरा बीबी को भी रिहाई मिली, उसके फ़ौरन बाद ही उन पर एक और केस बन गया और उनको दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया और अब एक और केस के अंदर उनको जो है वो शामिल तफ्तीश किया जाएगा। इमरान और 9 मई के 3 मुकदमात में बानी पीटीआई को शामिल तफ्तीश करने का आज ऑर्डर भी आ गया है और जना हाउस, अस्करी टावर, थाना शादमान में जलाओ घराव के लिए उकसाने के इल्ज़ाम में शामिल तफ्तीश किया जाएगा और डीएसपी लीगल की सरबराही में 13 रुकनी पुलिस टीम बानी पीटीआई को शामिल तफ्तीश करेगी। मुल्की सियासत पर बात करेंगे और वकास सबरी साहब आपसे इसका आगाज़ करेंगे। मुल्की सियासत आपके ख्याल में किस तरफ जा रही है और अब आने वाले दिनों में, सिंपल सा सवाल है, क्या होने वाला है? देखें, वो हमारे जो कोर्ट कचहरी की लैंग्वेज के अंदर एक जुमला बोला जाता है कि तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ दी जाती है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे केस किया जाएगा और रिहाई नहीं मिलेगी, चूंकि जो बड़े मार्जिनल पिवटल पर्टिनेंट केसेस थे तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन के अगेंस्ट, उन केसेस के अंदर चाहे वो साइफर का केस हो, चाहे वो तोशाहाना का केस हो, फिर उसके बाद दीगर जितने बड़े मार्जिनल केसेस थे और लास्ट केस जो था कल गुज़िश्ता रोज का केस, उसके अंदर भी जो है इद्दत केस के अंदर भी उनको उनकी सज़ा को वक्ती तौर पे मुअत्तल कर दिया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम केसेस के बाद उनको रिहा होना चाहिए था और लेकिन जो हमें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिनारियो नज़र आ रहा है, जो हमारी आज से 5 साल पहले सियासत के अंदर भी मौजूद था, जब खान साहब थे उनकी सियासत के अंदर भी मौजूद था, बदकिस्मती से जब तक हम वो अपना तुरम इम्तियाज़ या वो वतीरा सियासत का कला कमा नहीं करेंगे, हम बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। होने क्या जा रहा है, होने यही जा रहा है कि हर मुमकिन कोशिश यही है मौजूदा हुकूमत की या इनके अल्लाह साथ जितने भी अलाइनमेंट में लोग हैं कि खान साहब किसी तरीके से बाहर ना आए। जो कि व्हेन ही वाज बिहाइंड दी बार उनसे सिंबल ले लिया गया, उनसे वो तमाम प्रिविलेजेस ले ली गई, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम का भारी मैंडेट उनको मिला। अगर मौजूदा हालात के अंदर वो बाहर आते हैं, शायद मुल्क की सियासत के अंदर एक नया उद्यम आ जाए। ठीक है, बगेड़ी साहब को भी ऐड कर लेते हैं डिस्कशन के अंदर। बगेड़ी साहब, अब मामला जिस तरह से चल रहे हैं, एक और मुकदमे में भी 3 मुकदमात बल्कि हैं जिसमें शामिल तफ्तीश किया जाएगा और उसके बरक्स अगर हम दूसरी तरफ देखें तो नून लीग की एक बड़ी क़यादत मियां नवाज शरीफ साहब भी जो है वो मरी में मौजूद हैं, सर जोड़ के बैठे हुए हैं और आए रोज़ जो है वो सबको मरी बुला रहे हैं। तो आपके ख्याल में क्या डिस्कशन हो रही होगी वहाँ पे? परेशानी तो उनको भी है ये स्पेशल सीट्स वाले मामले के ऊपर, फिर एक बार जो है वो रिहाई मिल जाती है, साथ ही जो है वो पकड़ लेते हैं, मतलब रिलीफ तो मिल रहा है ना? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है, नजर आ रहा सामने के, और चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, अब तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो लोअर कोर्ट्स हैं उनकी तरफ से भी रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। और ये जो हायर जुडिशरी है, मैं ये देख रहा हूँ कि हायर जुडिशरी ने आप बहुत ज्यादा अपने आप को एसर्ट करना शुरू कर दिया है और जारी बात है उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी आता है लोअर जजेस के ऊपर भी। और जहां तक ये रिजर्व सीट का फैसला है, बिल्कुल वो जो अगर गवर्नमेंट सोच रही थी PMLN के इत्तेहादी कि हमें एक बड़ा फैसला ऐसा आएगा जिसमें इनको फायदा होगा और 2/3 मेजॉरिटी इनकी हो जाएगी, फिर ये आईनी तरमीम कर लें, जो मर्जी जिस तरह मर्जी की आईनी तरमीम हो, जुडिशल रिफॉर्म्स हो वगैरह वगैरह, तो वो जिस तरह वो कहते हैं कि वो तो मामला सारा गड़बड़ हो गया। और यही वजह कि अब आप देखें कि सर जोड़ के ये बैठे हुए हैं, अपना नवाज शरीफ साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए मरी और बाकी लोग भी, कल भी इनकी प्रॉपर ब्रीफिंग है वहाँ पे कि सूरत हाल से कैसे जो है वो डील किया जाए। एक तो ये, दूसरा ये है कि जो पॉलिटिकल मामला हैं उसमें आप देखते हैं TLP जो है तरीके लबैक, ये 3rd टाइम, पहले आई थी नवाज PML के दौर में 7-8 साल पहले फैजाबाद को मशहूर धरना हुआ था, फिर उसके बाद PTI के दौर में भी ये बाहर आए और इनके काफ़ी खूनी क्लैश विद द पंजाब पुलिस एंड अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, और ये नौबत आ गई कि जनाब चेनाब के ऊपर खंदकें खोदी गई थी इनको रोकने के लिए कि इस्लामाबाद ना जाएं, तो हालात बहुत ख़राब थे। अब फिर ये आए 3rd टाइम और ये फिर PMLN की गवर्नमेंट है इन इस्लामाबाद। तो देखें हाल उस लिहाज जमात इस्लामी ने अपना करना, मुहर्रम के बाद गजा का जो उनका धरना है, कुछ कह रहा है कि गालिबन JUI जो है वो भी इस्लामाबाद अरुणाचल, तो कल अनसर्टेनिटी तो बहुत है। और इसके साथ जब ये कीमतों का मामला है, बिजली के से बताया जा रहा है जो नए रेट जो हैं
फाइनलाइज हो 7 रहे रुपए हैं, बढ़ गए हैं, कीमतें 7 रुपए बढ़ तो गए। फ्लावर मिल वाले हैं, आटे मिल वाले हैं, उन्होंने अपनी हड़ताल का मामला चल रहा है। तो सूरत हाल तो फिर ऊपर से दहशतगर्दी का मामला और जेन्युइन दहशतगर्दी इन द सेंस कि बाकी केपी में आप देखें हर रोज तकरीबन वहाँ पे हमले वो कर रहे हैं और फिर हमारे शहीद हो रहे हैं और उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई चल रही है। तो ओवरऑल इस वक्त सूरत हाल मेरी नजर में पॉलिटिकली अनसर्टन है, अनस्टेबल है। तो वकास साहब, टीएलपी के आने से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में इजाफा होगा। वकास साहब, अनसर्टेनिटी ज्यादा परेशानी है कि जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी है वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन की नहरें बह हो, पाकिस्तान में लोग पुरसकून हो, पाकिस्तान में लोग अपना एक अच्छे पीस ऑफ माइंड उनको हो और खुशी से दिन गुजारे। बिजनेसेस चल रहे हैं, नई कंपनीज आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो हम तो वो चाहते हैं। तो लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को कि भाई खुदारा इस लिहाज से पाकिस्तान जाए। पाकिस्तान के दुश्मन बहुत खुश हैं, वक्त की कमी है, मुझे वकास साहब का एक पॉइंट है, आपस में है तो फिर हम इन पर हमले करते हैं, चाहे केपी हो चाहे बलूचिस्तान हो, और फिर दहशतगर्द वो अपना एजेंडा जो है पूरा करेंगे। तो लिहाजा ये तो सोचना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है और हमारे जो पार्लियामेंट है भाई अपना कुछ अदा करें कि हालात को बेहतरी की तरफ ले जाए। जी अच्छा वकास साहब, जिस तरह से सियासी अदम इस्तेहकाम है और ये तमाम मामला जिस तरह से बघेल साहब ने भी कहा कि अनसर्टेनिटी है और तमाम मामला जो हैं वो चल रहे हैं, ये किस तरह से ज़्यादातर तो सबसे पहले तो है आवाम को इफ़ेक्ट कर रहे हैं ना। मतलब सियासतदान तो अपनी कुर्सियाँ लेते हैं, साइड पे हो जाते हैं, फिर मुकदमे चलते हैं, दूसरा आता है वो कुर्सी लेता है, साइड पे हो जाता है, फिर हालात एक दूसरे के दरमियान में सेटलमेंट हो जाती है। असल पिसने वाली जो मखलूक है वो जो है अवाम है, जो पाकिस्तानी अवाम है। ये कैसे बेहतरी की जानिब इसको लेके आ जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का जो इस वक्त मौजूदा बजट आया उसके बाद अवाम के लिए कोई भी जो महंगाई की चक्की में पिस रही है या अनसर्टेनिटी के अंदर पिस रही है या लोगों के जो बिजली के बिल हैं उसके बाद पाकिस्तानी अवाम के लिए किसी भी खुशी की कोई खबर है, ये कोई नवीद है। लिहाजा ये जो महंगाई का बोतल है, महंगाई का जो जिन है बोतल से बाहर आया है, उसके बाद मेरे ख्याल में महंगाई के जिन ने गरीब आवाम के गले में मजीद कर्जों का तोप डाल दिया और लोग जो है शायद अपने गुर्दे और फेफड़े बेचने पे जो है वो सादिर हैं कि किसी तरीके से हम अपने बिजली के बिल जो अदा कर सकें। मजबूरियों से, लाचारियों से इनके जहानों को लोग इस वक्त जकड़ लिए गए हैं और शायद इस वक्त सबसे ज्यादा नगुफ्ता हालात है और अवाम शायद ये सोचने पे मजबूर है कि एक चम्मच दाल का, एक टुकड़ा नान का इम्तिहान रोज लेता है मेरे अमान का। मैं चोरी करूं, डाका डालूं, ठीक है वकास भाई, अपने घर वालों को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम। वकास साहब ठीक है, मतलब कि आवाम के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ब्रिगेडियर फरीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपको बहुत शुक्रिया। वकास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो अब हुकूमत ने किस तरह से मामलात को चलाना है और किस तरह से आवाम के लिए बेहतरी करनी है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि आवाम वो ऐसा तबका है जो सबसे ज़्यादा पिसा हुआ तबका है। बिजली उनको महंगी मिलती है, रोटी उनको महंगी मिल रही है, आटा उनको नहीं मिल रहा। तो तमाम मसाइल जो हैं वो आवाम के लिए हैं। आवाम के मसाइल को हल करना हुकूमतों का काम है। देखते हैं आने वाले दिनों में हुकूमतें क्या इक़दाम उठाती हैं। हम पावर शो लेकर आपकी खिदमत में दोबारा फिर हाजिर होंगे। फ़िलहाल उमर इम्तियाज़ को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। Thank you.